तो ये पार्ट 2 रहेगा, यानी सेकंड लेक्चर है। पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 1, संविधान क्यों और कैसे। तो हमने ऊपर तक पढ़ लिया था, इसके लिए आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट वाला जो लेक्चर है। तो अभी इसमें हम देखने वाले हैं कि हम ये पढ़ने वाले हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, संविधान के मौलिक प्रावधान। यानी कि संविधान में कौन से ऐसे मौलिक प्रावधान होते हैं, यानी जो जरूरी प्रावधान है, जिनके बिना संविधान जो है वो संविधान नहीं हो सकता। तो इससे पहले हम पढ़ें, एक हमें पर केस स्टडी है, नेपाल में संविधान निर्माण व विवाद, संविधान निर्माण का विवाद। तो इसको हम पढ़ते हैं, इसको समझते हैं। देखिए, तो संविधान बनाना कोई आसान और सुगम काम नहीं है। तो पहली बात तो ये कि संविधान बना लेना कोई आसान काम नहीं है। जैसे आप अपने घर में भी देखें कि आप अपने दोस्तों के साथ, अपने कजन के साथ कपड़े खरीदने जाएं और फिर आप कपड़े की दुकान पर देखें किस तरह से केवल रंग को लेकर ही विवाद हो जाता है आपस में। ठीक है, हम तो यहाँ पर बात कर रहे हैं संविधान बनाने की, नियम कायदे और कानून बनाने की, जिसको कि फॉलो करना है सबको। तो सब कानून तो बनवाना चाहते हैं पर कोई फॉलो नहीं करना चाहता। ठीक है, तो सब अपने आप को इसमें विशेष अधिकार की मांग करेंगे। तो नेपाल संविधान बनाने की एक जटिल प्रक्रिया का उदाहरण है। तो नेपाल का संविधान ना एक किस तरह से जटिलताएं आती हैं संविधान बनाने में, तो उसका एक उदाहरण है। तो 1948 के बाद से नेपाल में 5 संविधान बनाए जा चुके हैं। तो अब तक नेपाल में 5 बार संविधान बनाए गए हैं। पहला 1948 में, 1951 में, 1959 में, 1962 में और 1990 में। सॉरी, लेकिन ये सभी संविधान नेपाल नरेश द्वारा प्रदान किए गए, और ये सारे संविधान वहां के राजा के द्वारा। तो मैं नेपाल के बारे में बता दूं, नेपाल जो है भारत का एक पड़ोसी देश है। आप मैप देखें इंडिया का, तो उसके अंदर आपको नेपाल दिखेगा। नेपाल आपको इंडिया के मैप के अंदर ही दिखता है। तो नेपाल शुरू से एक राजतंत्र रहा है। ठीक है, तो उनकी अंग्रेजों के साथ संधि हो गई थी, तो इस वजह से अंग्रेजों ने वहां पर हमला नहीं किया, तो वो कभी गुलाम नहीं बन पाया, अंग्रेजों का ऑफिशियल गुलाम नहीं बन पाया, लेकिन वो अधीन था। ठीक है, लेकिन फिर भी उनकी संधि हो रखी थी अंग्रेजों से, तो वहां पर राजतंत्र स्थापित रहा। अब जब पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे विश्व के अंदर लोकतंत्र की लहर चल रही है, लोकतंत्र को लेकर वहां पर सरकारें जो है लोकतंत्र के से चल रही हैं, लोगों का तंत्र बन चुका है, तो वहां के भी लोगों ने डिमांड की कि हमें भी लोकतंत्र चाहिए। तो वहां के राजा ने संविधान बना के दिया। तो वहां पे संवैधानिक राजतंत्र, यानी कि राजतंत्र भी है और साथ में संविधान भी है। ठीक है, तो राजा की शक्तियां सीमित की गई और संविधान में लोगों को शक्तियां दी गई। संविधान ये सभी संविधान नेपाल नरेश द्वारा प्रदान किए गए। तो 1990 में संविधान द्वारा बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत की गई। बहुदलीय का मतलब जहां पर जिस देश के अंदर एक से अधिक दल होते हैं, जैसे इंडिया के अंदर आप देखेंगे एक से अधिक दल है। जैसे आप चाइना देखेंगे, चाइना के अंदर, तो चाइना के अंदर एक ही दल है। आप अमेरिका को देखेंगे तो वहां पे आपको जनरली दो ही दल दिखेंगे। ठीक है, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत की गई, पर अनेक क्षेत्रों में नरेश के पास अंतिम शक्तियां बनी रही। लेकिन जो अंतिम राजा था, हेड ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्य का प्रमुख, वो राजा ही था। पिछले वर्षों में नेपाल में सरकार और राजनीति की पुनर्संरचना के लिए सशस्त्र राजनीति आंदोलन चला। सशस्त्र मतलब हथियारों के साथ। ठीक है, सशस्त्र का मतलब हथियारों के साथ राजनीतिक आंदोलन चल रहा था। उसमें प्रमुख मुद्दा यही था कि संविधान में राजा की भूमिका क्या होनी चाहिए। तो उसमें जो प्रमुख मुद्दा था ये कि भाई संविधान के अंदर राजा की भूमिका आखिर हो क्या। नेपाल के कुछ समूह जो थे वो कुछ समूह राजतंत्र नामक संस्था को ही खत्म करने और गणतंत्र सरकार की स्थापना करने के पक्ष में थे। यानी कि कुछ लोग चाहते थे कि राजा जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए, राजा का शासन जो है खत्म हो, और जो वहां पर जो है लोगों का शासन, यानी गणतंत्र में क्या होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट, यानी कि सरकार का, राज्य का मुखिया, देश का मुखिया, वो जनता के द्वारा चुना जाता है। तो उसे हम गणतंत्र कहते हैं, दैट इज रिपब्लिक। और वहीं जो सरकार का मुखिया होता है, सरकार का मुखिया यानी सरकार जो गवर्नमेंट बनेगी उसका मुखिया। तो अब इसमें दो कॉन्सेप्ट है, एक है स्टेट का मुखिया यानी कि पूरे राज्य का मुखिया,
और एक सरकार का मुखिया। तो आप भारत में ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, और प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट, यानी कि सरकार, राज्य के, देश के मुखिया हैं। वो जो राष्ट्रपति होते हैं वो देश के मुखिया होते हैं, और सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसी तरह नेपाल के अंदर ऐसा बोला जा रहा था कि जो राजा हैं उनको खत्म करा जाए, राजतंत्र जो है पूरी तरीके से खत्म किया जाए और गणतंत्र की स्थापना की जाए। कुछ लोगों का मानना था कि राजा की सीमित भूमिका के साथ संवैधानिक राजतंत्र का बना रहना उपयोगी रहेगा। ठीक है, कुछ लोग ये भी मानते थे कि ठीक है, राजा भी रह सकता है और साथ में हमारा लोकतंत्र यानी कि संवैधानिक लोकतंत्र भी रहे साथ में। तो संवैधानिक राजतंत्र की बात की गई, यानी कि थोड़ा राजा के पास भी शक्तियां रहें और जनता के पास ज्यादा शक्तियां रहें, यानी कि सरकार के, देश के मुखिया जो हैं वो राजा बने रहें, बाकी सरकार के मुखिया जो हैं चुने हुए होंगे। ठीक है, और सरकार जो चलाने की भूमिका है वो सारी जनता के पास, तो सरकार चुनने की शक्ति जो है जनता के पास हो। स्वयं राजा भी शक्तियों को छोड़ने को तैयार नहीं थे। अब कोई राजा है वो भी अपनी शक्तियों को छोड़ेगा। ठीक है, तो राजा भी अपनी शक्ति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। राजा ने अक्टूबर 2002 में समस्त शक्तियों को अपने हाथ में ले लिया, और 2002 में राजा को गुस्सा आया और उसने सारी पावर अपने पास ले ली, जनता के पास कुछ नहीं छोड़ा, जनता की सारी पावर ले ली और संसद भवन को भंग कर दिया था। बहुत सारे राजनीतिक दल और संगठन एक नई संविधान सभा के गठन की मांग कर रहे थे। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी जनता द्वारा चुनी गई संविधान सभा के संघर्ष में सबसे आगे थी। ठीक है, उन्होंने डिमांड की कि जनता के द्वारा संविधान सभा का गठन किया जाए और संविधान सभा ही संविधान बनाए। अंततः जन प्रदर्शन के दबाव के सामने झुकते हुए राजा को एक ऐसी सरकार बनवानी पड़ी जो आंदोलनकारियों को स्वीकार्य थी। तो अब राजा को झुकना पड़ा जनता के आंदोलन के आगे, और राजा ने एक सरकार बनवा दी जो जनता के पसंद की थी। इस सरकार ने राजा की लगभग सभी शक्ति छीन ली। अब ये सरकार जो थी वो राजा के अगेंस्ट थी, तो इसने क्या किया, सारी शक्तियां जो थी राजा की वो छीन ली। ठीक है, 2008 में नेपाल में राजतंत्र को समाप्त किया और लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। अतः नेपाल में 2015 में एक नए संविधान को अपनाया। तो अभी जो लेटेस्ट न्यूज ये है कि 2015 में जो संविधान बना था वो संविधान अभी भी उनके पास चल रहा है। ठीक है, तो ये हम आते हैं, नेपाल की केस स्टडी थी कि नेपाल ने किस तरह से अपना संविधान बनाया और कितना लंबा संघर्ष करना उनको पड़ा। तब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, वो है संविधान के मौलिक प्रावधान, यानी कि संविधान के अंदर कुछ जरूरी प्रावधान होने चाहिए। ठीक है, वो कौन कौन से हों। तो एक सफल संविधान की ये विशेषता है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधान का आदर करने का कोई कारण अवश्य दे, यानी कि सबसे जरूरी है कि लोग उस संविधान को माने। ठीक है, अब ऐसा होना चाहिए कि भाई जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, संविधान उससे पहले का बना हुआ है, तो उस संविधान को मैं क्यों मानूं। ठीक है, तो इस तरह की बात जो है लोग कह सकते हैं, लेकिन संविधान को कुछ ऐसे बनाया जाए कि वो हर वर्ग, हर आयु के लोग मान सकें, और संविधान में ये स्कोप हो कि कुछ भी जो छूट गया है संविधान के अंदर, क्योंकि संविधान परिपूर्ण नहीं हो सकता, तो संविधान में अगर कुछ ऐसी चीजें छूट गई हैं जो उस परिस्थिति में उनके सामने नहीं आ पाई, और अब नया जमाना आ गया, नया टाइम आ गया, नई जनरेशन है, तो उसके सामने कुछ नई चुनौतियां और नई चीजें होंगी, तो उसको संविधान में जोड़ा जा सके। तो संविधान के अंदर इतना लचीलापन होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे संविधान में इस तरह के लचीलेपन है। ठीक है, जिससे हमें संविधान के प्रति आदर भाव रखना, मतलब आदर भाव बना रहता है। तो उसके अंदर ये देखना होता है संविधान जो है वो सबके लिए हो और सबकी चीजों को वो आपस में समेटता हुआ हो, ताकि लोग उसका आदर भाव कर सकें। उदाहरण के लिए, संविधान में बहुसंख्यकों को समाज के अल्पसंख्यक समूह को उत्पीड़न करने की अनुमति दी गई हो, वहां अल्पसंख्यक के पास कोई कारण नहीं रहेगा कि वे संविधान के प्रावधानों का आदर करें। ठीक है, तो आप जैसे देख सकते हैं हमारे आसपास के देशों के संविधान में, बांग्लादेश में अभी जो घटित हो रहा है। ठीक है, तो क्या होता है कि संविधान के अंदर ही इस तरह के प्रावधान होते हैं जिससे कि वहां के जो लोग होते हैं, एक अल्पसंख्यक समुदाय और बहुसंख्यक समुदाय, तो बहुसंख्यक समुदाय जो है अल्पसंख्यक समुदायों पर अत्याचार कर देते हैं। ठीक है, तो उनके संविधान में ऐसे कोई विशेष प्रावधान नहीं होते जिससे कि अल्पसंख्यकों की रक्षा की जा सके। तो अल्पसंख्यक का जो संविधान के प्रति नजरिया होता है वो कम होता चला जाता है, और संविधान के प्रति उनका आदर कम होता है, वो संविधान को मानना
छोड़ देते हैं और वो अपनी रक्षा खुद करने की व्यवस्था करते हैं। कोई संविधान अन्य लोगों की तुलना में कुछ लोगों को ज्यादा सुविधाएं देता है या सुनियोजित ढंग से समाज के छोटे छोटे समूहों की शक्ति को मजबूत करता है, तो उसे जनता की निष्ठा मिलनी बंद हो जाएगी। अगर कोई भी संविधान जो है वो किसी एक विषय पर, किसी एक विशेष समुदाय को, ठीक है, एक विशेष समुदाय को ज्यादा तवज्जो देता है तो बाकी लोग उसको मानना छोड़ देंगे। ठीक है, यदि कोई समूह यह महसूस करे कि उसकी पहचान को दबाया जा रहा है तो उसके पास भी संविधान को मानने का कोई कारण नहीं होगा। ठीक है, तो उसके पास कोई संविधान को मानने का कोई कारण नहीं रहा होगा। कोई भी संविधान खुद से न्याय के आदर्श रूप की स्थापना नहीं करता। ठीक है, अब कोई संविधान तो एक निर्जीव चीज है, ठीक है, किताब है, तो वो तो कुछ नहीं कर सकता, है ना, और उसके पास तो कुछ चीजें है ही नहीं जिससे कि वो क्या स्थापना कर सके। वह बुनियादी न्याय को प्राप्त करने के लिए एक ढांचा उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो वो एक बुनियादी न्याय को स्थापित करने का ढांचा उपलब्ध कराता है जिससे कि संविधान जो है वो अच्छे से कार्य कर सके। तो लोगों को केवल विश्वास दिलाता है कि आपकी रक्षा के लिए संविधान है। आप इस विचार को प्रयोग में लाएं कि स्वयं अपने से यह प्रश्न पूछिए कि समाज के कुछ बुनियादी नियमों में कौन सी ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे सभी लोग को उन्हें मानने का एक कारण मिल सके। तो आप ये सोच सकते हैं कि कुछ ऐसी बुनियादी चीजें होनी चाहिए जिससे कि सभी लोग उस संविधान को माने, एक बेसिक नियम कानून होने चाहिए, ठीक है, जिससे कि सभी लोग उसको मानने के लिए बाध्य हो जाए। कोई संविधान अपने सभी नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता की जितनी अधिक सुरक्षा करता है उसकी सफलता की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। तो सबसे जरूरी क्या है कि अपने लोगों के समानता देना। ठीक है, कि भाई जो है स्वतंत्रता और समानता लोगों को मिले। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अधिक सुरक्षा, लोगों के बीच में अधिक सुरक्षा हो मिलेगी, उसकी सफलता की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। कि भाई जितना भी वो संविधान इंश्योर करेगा कि कोई भी संविधान अपने नागरिकों को स्वतंत्रता और समानता की जितनी अधिक सुरक्षा करता है उतना ही वो सफलता की उसको बढ़ जाती है। वो संविधान जितनी भी अपने नागरिकों को स्वतंत्रता और समानता देगा उससे उनकी उतनी सफलता बढ़ जाएगी। तो मोटे तौर पे कहें तो क्या संविधान जो है प्रत्येक नागरिक को एक ऐसा कारण देता है जिससे कि उसकी सामान्य रूपरेखा का समर्थन कर सके। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आपका ये प्रश्न जो आप है इसमें हाँ के में उत्तर देने की स्थिति में होने चाहिए। देखिए, तो कोई भी संविधान जो है उसको लोग क्यों माने, तो उसमें संविधान के अंदर अधिक से अधिक स्वतंत्रता और समानता दोनों होनी चाहिए और जो कि सब लोगों के लिए बराबर रूप से उपलब्ध हो। तो नेक्स्ट हमारे पास है संस्थाओं को संतुलित रूपरेखा। तो अब देखो, संस्थाएं बनाना, संस्थाएं जो है निर्णय लेती हैं। ठीक है, तो जो विभिन्न तरह की संस्थाएं होती हैं जिम्मेदार होती हैं लोकतंत्र को बनाए रखने में, लोगों को समानता दिलाने में, स्वतंत्रता दिलाने में, ताकि कोई इसकी स्वतंत्रता का हनन ना कर सके। यदि कोई इसकी स्वतंत्रता या समानता को लेकर हनन किया जा रहा है या राज्य द्वारा ही हनन किया जा रहा है तो उसको बचा सके, उसको न्याय दिला सके। तो संविधान को जनता नहीं, प्राय एक छोटा समूह ही नष्ट कर देता है। तो संविधान को नष्ट करने के लिए जनता की आवश्यकता नहीं है, कोई छोटा समूह भी इसको नष्ट कर सकता है, क्योंकि वह अपनी शक्तियां बढ़ाना चाहता है। देखो, कोई भी हर संविधान को उसके लोगों से ही खतरा रहता है, क्योंकि जो समूह होते हैं, लोग होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, वो अपने आप को पावरफुल बनाना चाहते हैं और संविधान जो है उनकी शक्ति को सीमित करता है। ठीक है, तो ढंग से बनाए गए संविधान में शक्तियों का इस प्रकार बांट दिया जाता है कि जिससे कोई भी समूह जो है संविधान को नष्ट ना कर सके। तो संविधान में ही ये व्यवस्था करनी पड़ती है कि कोई उसको नष्ट ना कर सके, कोई उसके लिए खतरा पैदा ना कर सके। तो संविधान की रूपरेखा बनाने की एक कारगर विधि यह सुनिश्चित करना है कि किसी संस्था की सारी शक्तियां एक अधिकार ना हो। यानी कि ऐसा नहीं, संविधान में ऐसा ना हो जाए कि कोई एक संस्था या एक व्यक्ति, एक पद इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली हो जाए कि वो पूरे संविधान को ही कब्जा कर ले, हाईजैक कर ले। ठीक है, और अपनी ताकत को ज्यादा बढ़ा ले। ऐसा करने के लिए शक्तियों को संस्थाओं में बांट दिया जाता है। ऐसा करने के लिए शक्तियों का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि अलग अलग लेवलों पर बांट दिया जाता है शक्तियों को।
उदाहरण के लिए भारतीय संविधान में शक्ति को एक समान धरातल पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसी संस्थाओं में बांट दिया गया है। तो विधायिका का काम कानून बनाने का है संविधान के दायरे में, कार्यपालिका का काम कानून को लागू करने का है, ठीक है, उस कानून को एग्जीक्यूट करने का है, जमीन पे लागू करने का है। ये क्या है, ये जो है बाय संविधान के अंदर, ठीक है, संविधान को मानते हुए कार्यपालिका जो है उस कानून को लागू कराएगी जो कानून विधायिका बना रही है। और न्यायपालिका का कार्य यह है कि वो ये देखे कि जो कानून बनाया गया है और जिस तरीके से कानून लागू कराया जा रहा है ये जो है संवैधानिक तरीका है कि नहीं है। तो संविधान के जो संरक्षक हैं वो हमारी न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। तो जैसे संस्थाओं और स्वतंत्र न्यायिक निर्वाचन आयोग आदि में बांट देता है, जैसे निर्वाचन आयोग, तो हमारा निर्वाचन आयोग पूरी तरह स्वतंत्र है, सरकार का इस पे दबाव नहीं है, ठीक है। ये जैसा इलेक्शन चाहे वैसे इलेक्शन करा सकते हैं, इलेक्शन कराने को स्वतंत्र है, इनकी जिम्मेदारी है कि किस तरह से इलेक्शन कराए। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि यदि कोई संस्था संविधान को नष्ट करना चाहे तो दूसरी संस्थाएं उसके अतिक्रमण पर नियंत्रण कर लेगी। तो संस्थाओं में बैलेंस बनाया गया है, जिससे क्या है कि वो दूसरी संस्थाओं को भी अपने साथ, अगर कोई एक संस्था अगर हावी हो रही है पूरे संविधान पे, सरकार पर, देश पर, तो वो दूसरों को भी रोक सके, ठीक है, दूसरा उसको रोक सके। तो अवरोध और संतुलन के कुछ कुशल प्रयोग भारतीय संविधान में सफलतापूर्वक सुनिश्चित किए गए हैं, की है कि रोकना भी है और संतुलन, मतलब एक संतुलन बनाया गया है, पावर का संतुलन बनाया गया है। तो संस्थाओं की रूपरेखा बनाने इस बात पर ध्यान रखा जाता है कि उसे बाध्यकारी मूल्य, नियमों, प्रक्रियाओं के साथ साथ कार्य प्रणाली में लचीलापन का एक संतुलन होना चाहिए। तो उसके काम में ना एक लचीलापन होना चाहिए, एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, जिससे वह बदलती आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुकूल अपने को ढाल सके, ठीक है। ऐसा हो कि भाई जिस तरह से परिस्थितियां बदल रही हैं, आवश्यकताएं बदल रही हैं, समाज जो है आगे बढ़ रहा है, ठीक है, तो इससे क्या कर सके, अपनी परिस्थितियों को उसके अकॉर्डिंगली ढाल सके। ज्यादा कठोर संविधान परिवर्तन के दबाव से नष्ट हो जाते हैं। अगर आपने ज्यादा कठोर संविधान बना दिया और वो आज की आवश्यकताओं के अनुरूप खरा नहीं उतर पा रहा है तो जनता उसे ऐसे ही नकार देगी, ठीक है। तो उसमें ये हमेशा ये स्पेस होना चाहिए कि नई बातों को जोड़ा जा सके। दूसरी ओर यदि संविधान अत्यधिक लचीला है, अगर मान लो हमने इतना फ्लेक्सिबल संविधान बना दिया तो वो समाज की सुरक्षा को पहचान न दे सकेगा। अगर हमने बिल्कुल ही लचीला संविधान बना दिया, बिल्कुल ही फ्लेक्सिबल संविधान बना दिया, तो कोई भी उसे नष्ट कर सकता है और समाज को सुरक्षा और पहचान नहीं दे पाएगा। वो सफल संविधान प्रमुख मूल्यों की रक्षा करने और एक नई परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढालने का एक संतुलन रख सकते हैं। तो संविधान जो है वो संतुलित होना चाहिए, वो कठोर और लचीला दोनों होना चाहिए, और भारतीय संविधान कठोर और लचीला दोनों है। भारतीय संविधान में एक और बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि मूल ढांचे की बात की गई है, मूल ढांचे की बात करता है सुप्रीम कोर्ट, कहता है कि भाई संविधान का एक बेसिक ढांचा, मूल ढांचा है, आप उसे नहीं छिला सकते। और दूसरी ओर हमें संविधान में संशोधन करने की भी शक्ति देता है कि संविधान के अंदर हम कोई भी नई चीज जोड़ सकते हैं। तो अब भारतीय संविधान निर्माताओं की साझेदारी में 9वें अध्याय संविधान एक जीवंत दस्तावेज महसूस करेंगे, जिसमें अब भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज की संज्ञा दी गई है, ठीक है। अपने प्रावधानों में परिवर्तन की संभावना और एक हद तक ठोस और संतुलन बैठाकर संविधान सुनिश्चित करता है कि वह दीर्घायु होगा। मतलब एक लंबा संविधान जो है एक लंबे समय तक चलेगा और जनता का आदर प्राप्त करेगा, यानी जनता उसको मानेगी। इस व्यवस्था को यह भी सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी वर्ग या समूह, ठीक है, अपने बलबूते पर संविधान को नष्ट नहीं कर सकेगा। तो संस्थाओं के बीच में शक्तियों के बंटवारा होने से कोई भी एक संस्था या एक व्यक्ति जो है पूरे सिस्टम पे, पूरे व्यवस्था पे हावी नहीं हो पाएगा, और इससे संविधान जो है वो सही से कार्य कर पाएगा, अपनी अपेक्षाओं पर खड़ा उतर पाएगा। समाज, एक मिनट, हाँ, अतः आप यह पता लगाने के लिए कि क्या
किसी संविधान की सत्ता मान्य है? आप 3 प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आपको ये पता लगाना होगा कि भाई संविधान में लोग का विश्वास है कि नहीं है। तो इसके लिए आप ये 3 प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या जिन लोगों ने संविधान बनाया वे विश्वसनीय थे, यानी कि किन लोगों ने संविधान बनाया भाई, ठीक है, उनकी विश्वसनीयता क्या थी, कौन लोग थे ये। दूसरा कि क्या संविधान ने सुनिश्चित किया कि सूझबूझ के साथ शक्ति को इस प्रकार संगठित किया जाए कि किसी एक समूह के लिए संविधान नष्ट करना आसान ना हो, ठीक है, यानी कि इस तरह से संविधान बनाया जाए कि कोई एक आदमी जो है उसे नष्ट ना कर पाए। और अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या संविधान सबको एक जैसा कारण देता है कि वे संविधान का पालन करें, ठीक है, यानी कि सबको क्या एक कारण मिलना चाहिए कि भाई वो क्यों, ठीक है, एक कारण होना चाहिए कि वो क्यों संविधान का पालन करें, ठीक है, संविधान का पालन करने के लिए उनके पास क्या रीजन है। इस पुस्तक के एक हिस्से में, अधिकतर हिस्से में इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। तो इसमें आप इस पुस्तक के अंदर आप जब से यही देख रहे हैं कि क्यों संविधान का कोई पालन करे, ठीक है, तो उसके लिए संविधान के अंदर उसके लिए सुरक्षा, समानता, स्वतंत्रता जैसी कुछ अच्छी बातें होती हैं, और उसको लागू कराने के लिए न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका जैसी संस्थाओं का निर्माण कराया जाता है। क्या संविधान लोगों की आशाओं आकांक्षाओं का पिटारा है? संविधान लोगों द्वारा निष्ठा प्राप्त करने की योग्यता काफी कुछ इस बात पर निर्भर करती है कि संविधान न्यायपूर्ण है कि नहीं है। अब देखो, गरीब जो लोग हैं वो संविधान को क्यों मानेंगे? जब तक कि उसमें कल्याणकारी चीजें ना हो, ठीक है, और अमीर इसलिए मानेंगे, क्यों मानेंगे इस संविधान को? जब तक कि उनके लिए भी कुछ संविधान में चीजें ना हो, ठीक है। तो इस तरह से संतुलन बनाना पड़ता है ताकि दोनों लोग उस संविधान के प्रति अपना आदर भाव रखें। तो हर व्यक्ति जो है संविधान से अपनी अपेक्षाएं आकांक्षाएं रखता है, जिससे आशा रखता है कि भाई उसका कुछ भला होगा। तो इसलिए संविधान जो है हमेशा लोगों की आशाओं पर और आकांक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करता है, जिससे कि लोगों की निष्ठा उसमें बनी रहे। तो संविधान को इस तरह से संतुलित रूप से बनाया जाना चाहिए कि भाई इसकी ज्यादातर लोग उसमें विश्वास कर सकें, उसमें निष्ठा रख सकें। तो संविधान जितना न्यायपूर्ण होगा, लोगों की भागीदारी उसमें उतनी अधिक होगी, लोग उसको उतना ही अधिक मानेंगे। तो भारतीय संविधान में न्याय एक बुनियादी सिद्धांत क्या है? इस पुस्तक के अंतिम अध्याय में हम इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा या फिर देगा, ठीक है। तो इसका जो हम लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर हमें इसका मिलेगा, जिसके अंदर हम फिलॉसफी यानी कि दर्शन सिद्धांत पढ़ेंगे कि किस तरीके से संविधान बनाने के अंदर किस किस चीज के तरह के सिद्धांतों का प्रयोग किया गया, ठीक है। चलिए, तो एक कार्टून दिखाया गया है, कुछ संविधान इस तरह से, इराक का संविधान कुछ ताश के पत्तों पर ऐसे रुका हुआ था कि भाई मतलब बहुत नाजुक सी स्थिति थी कि संविधान को बनाने में बहुत नाजुक स्थिति पर बनाया गया संविधान है, ठीक है। अगर इसमें एक भी पत्ता हिलता है और एक का भी विश्वास कम होता है तो पूरा संविधान गिर सकता है। किसी एक समुदाय का विश्वास कम होगा तो वो विद्रोह कर सकता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से बनाए। तो इस सेशन इसमें हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान कैसे बना, ना मतलब भारत का संविधान जो है वो किस तरह से बन रहा है। तो आइए देखें कि भारतीय संविधान कैसे बना। औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने संविधान को बनाया। अगर भारत के अंदर देखें तो एक संविधान सभा बनी थी और उसने संविधान को बनाया। एक एक्सपर्ट लोगों की सभा थी जिसने संविधान को बनाया, जिसे अविभाजित भारत के निर्वाचित में किया गया था। अब देखो, भारत के बंटवारे से पहले, भारत की आजादी से पहले ही भारत के संविधान सभा का गठन हो गया था, ठीक है। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इससे साफ पता चल रहा है कि भारत का बंटवारा अभी भी नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन फिर 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत में संविधान सभा को पुनः बैठक हुई, और फिर अगली बैठक जो हुई 14 अगस्त 1947 को हुई, जब भारत था वो बट चुका था, भारत के 2 हिस्से हो चुके थे, विभाजित भारत बन चुका था। संविधान सभा के सदस्य 1935 के स्थापित प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से चुने गए थे। तो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत का शासन एक्ट 1935, ये कहता था कि प्रांतीय स्तर पर सरकारें बनेंगी, यानी कि राज्य स्तर पर सरकारें बनेंगी।
तो उसके अंदर कुछ लोग जो चुने जाते थे जिन्हें हम एमएलए कहते हैं, तो उन लोगों के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से। संविधान सभा की रचना लगभग उसी योजना के अनुसार हुई जिसे ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति कैबिनेट मिशन ने प्रस्तावित किया था। तो कैबिनेट मिशन जो था, कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, ठीक है, मंत्री थे ये लोग, और ये ब्रिटेन के मंत्री थे, लंदन से आए थे, और इसने कुछ प्रस्तावित किया था कुछ इस तरह से। देखिए कि प्रत्येक प्रांत यानी कि राज्य, और देशी रियासत यानी राजाओं की रियासतें, ठीक है, के समूह उसकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई। हर जहां पर जितनी जनसंख्या थी उसके अनुपात में सीटें दी गई। मोटे तौर पे 10 लाख, यानी कि 10 लाख पर एक सीट का अनुपात रखा गया कि 10 लाख आबादी पर से एक व्यक्ति चुना जाएगा। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले, जहां पर डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन था, वहां पर राजा का शासन नहीं था, डायरेक्ट शासन था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, से 292 सदस्य चुने थे, और देशी रियासतों से न्यूनतम 93 सीटें आवंटित की गई थी, ठीक है। 292 सदस्य जो थे वो चुने जाने थे डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट वाले एरिया से, और जहां पे कंट्रोल था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, और जो देशी रियासतें थी, राजा वगैरह थे, वहां से 93 सीटें आनी थी, यानी 93 लोग आने थे। प्रत्येक प्रांत की सीटों में 3 प्रमुख समुदाय, हिंदू, मुसलमान, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया। अब यहाँ पर जो है हमारे बीच में एक सेपरेट इलेक्टोरल रेट, यानी कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र का मामला था। तो इसमें क्या था कि 3 तरह की सीटें बनाई गई, मुसलमानों के लिए, सिखों के लिए और एक जर्नल के लिए। तो जैसे मुसलमान वाले एरिया के अंदर सिर्फ मुसलमान खड़ा हो सकता है, ठीक है, और सिख वाले एरिया के अंदर सिर्फ सिख, और सामान्य के अंदर कोई भी, ठीक है, और वही जनता उसको वोट देगी, कुछ ऐसा करके था। प्रांतीय विधानसभाओं में से प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधि को चुना। इसके लिए उन्हें समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति का प्रयोग किया, ठीक है। तो ये हम ना आगे वाले चैप्टरों में इसको और अच्छे से समझेंगे कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय प्रणाली मत पद्धति क्या होती है। आगे आने वाले चैप्टर के अंदर हम विशेष तौर पे राज्यसभा के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। तो देशी रियासतों के प्रतिनिधि का चुनाव का तरीका उसके परामर्श से तय किया गया। अध्याय के पिछले भाग में उन 3 कारकों पर प्रकाश डाला गया जो संविधान को प्रभावी और सम्मान योग्य बनाते हैं। तो भारतीय संविधान इस परीक्षा की हद तक कामयाब होता है। तो देखिए, भारतीय संविधान जो है वो अपने जिस तरह से लोगों को चुना गया और लाया गया, और फिर उसमें अलग अलग तरह की चीजें हुई, उस समय घटित हो रही हैं, उस समय भारत के अंदर आंदोलन भी चल रहा है। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से केस स्टडी बताई गई है कि किस तरीके से इसमें चीजें देखने को मिलती हैं। देखो, अपने राजनीतिक, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वैसे कोटेशन है जो संविधान सभा के अंदर वाद विवाद चल रहा था, मतलब बातचीत चल रही थी, तो उसको लेकर आप इस लिंक पे जाके इसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। अपने राजनीतिक लोकतंत्र को हमें सामाजिक लोकतंत्र का भी रूप देना चाहिए। तो हमारा जो राजनीतिक लोकतंत्र है उसको सामाजिक लोकतंत्र भी बनाना चाहिए, यानी समाज के लेवल पे भी लोकतंत्र हो। राजनीतिक लोकतंत्र का केवल मतलब पार्टी बना लेना, किसी पार्टी विचारधारा के लिए अपनी विचारधारा की पार्टी बना लेना, अपने विचारधारा के लोगों को वोट दे देना तक नहीं, उसको हमें क्या करना चाहिए, सामाजिक लोकतंत्र के रूप में भी देना चाहिए। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं हो सकता जब तक कि उसका सामाजिक लोकतंत्र ना हो, यानी कि समाज में लोग एक दूसरे को बराबर समझे। सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है जीवन के उस मार्ग से है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व यानी भाईचारे को जीवन के सिद्धांतों के रूप में स्वीकार करता है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत को तीनों के एक संयुक्त रूप से पृथक रूप से पहचान नहीं समझा जाना चाहिए, यानी कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ठीक है, यानी कि लिबर्टी, इक्वालिटी और फेडर्निटी,
ये आप देखेंगे ना, तो ये वाला जो विचार है ये फ्रांस की क्रांति वाला विचार है कुछ, ठीक है। तो इनको अलग नहीं समझा जाना चाहिए, ये पृथक नहीं है, ये तीनों मिलकर एक संयुक्त रूप से बनते हैं कि ये किसी एक दूसरे से अलग करना लोकतंत्र के मूल्यों और प्रयोजनों को विफल कर देना है। तो स्वतंत्रता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता, समानता को स्वतंत्रता से अलग नहीं किया जा सकता, ये एक ही और ना ही स्वतंत्रता को समानता को बंधुत्व को से अलग किया जा सकता है। यानी कि ये तीनों जो हैं एक दूसरे में निहित हैं। समानता विहीन स्वतंत्रता कुछ व्यक्ति की अनेक व्यक्तियों पर प्रभुसत्ता को जन्म देगी। अगर हमने समानता विहीन स्वतंत्रता दे दी तो इससे क्या होगा, कुछ व्यक्ति के पास ज्यादा स्वतंत्रता हो जाएगी और कुछ व्यक्तियों के पास कम स्वतंत्रता आ जाएगी। तो यहाँ पर एक प्रभुसत्ता यानी कि एक सुप्रीम पावर, एक पावरफुल शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में भी आ सकती है, वो बाकियों पर अत्याचार कर सकता है। स्वतंत्रता विहीन समानता व्यक्तिगत पहल को नष्ट कर देगी। अगर हमने सबको समान बना दिया, केवल समान बना दिया और स्वतंत्र नहीं बनाया, तो कोई भी व्यक्तिगत पहल नहीं करेगा, ठीक है। समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा, कोई अलग कार्य करने की सोच नहीं पाएगा। बंधुत्व के बिना स्वतंत्रता और समानता का स्वाभाविक मार्ग ग्रहण नहीं कर सकते। आप तब तक दूसरे की स्वतंत्रता की रक्षा नहीं करोगे जब तक आपका उसके बंधुत्व का संबंध नहीं है, आप उसका भाईचारे का संबंध, आपस में भाईचारे का संबंध ना हो। तो समाज के अंदर बंधुत्व यानी भाईचारे का संबंध होना चाहिए। उसके बिना स्वतंत्रता समानता की रक्षा नहीं की जा सकती। कोई अब मतलब किसी को स्वतंत्रता या समानता कैसे प्रदान करेगा जब तक कि वो उसको अपना नहीं समझेगा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये बात कही कि भाई हमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की स्थापना करनी होगी, जिससे समाज का लोकतंत्रीकरण होगा। और समाज में सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र की बात नहीं, सामाजिक लोकतंत्र की भी बात उन्होंने की कि भाई समाज में भी लोकतंत्र होना चाहिए, केवल राजनीति में लोकतंत्र की बात ना करें। क्या अपनी कक्षा में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के सिद्धांत को व्यवहार में लाया जाता है? इसको एक साथ कैसे व्यवहार में ला सकते हैं, अपने साथियों से चर्चा करें। तो आप इस पे चर्चा कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि कैसे एक साथ आप इन तीनों को लाएंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, संविधान सभा का स्वरूप। तो 3 जून 1947, ठीक है, 3 जून 1947 यानी कि आजादी से कुछ समय पहले की योजना के अनुसार विभाजन के बाद से सभी प्रतिनिधित्व संविधान सभा के सदस्य नहीं जा रहे जो पाकिस्तान के क्षेत्र से चुनकर आए थे, ठीक है। यानी कि उन्होंने जाना छोड़ दिया। जो पाकिस्तान वाला एरिया था कि ये मान के चल रहे थे कि ये एरिया जो है पाकिस्तान में आएगा, उन लोगों ने आना संविधान सभा में छोड़ दिया। संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई, ठीक है। तो संविधान सभा में बेसिकली 299 लोग थे, शुरुआत में 384 के आसपास थे, ठीक है, जो कि चल के अब 299 रह गए। इनमें से 26 नवंबर 1949 को 284 सदस्य ही उपस्थित थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान पर साइन किए, दस्तखत किए। उस समय केवल 284 लोग प्रेजेंट थे, ठीक है। उन्होंने ही अंतिम रूप से पारित संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए। इस प्रकार इस उपमहाद्वीप के विभाजन की एक विभीषिका, मतलब बहुत बुरी चीज हुई इस सदी के अंदर, जो साउथ एशिया के अंदर, जो कि भारत के 2 टुकड़े कर दिए गए। इसमें लाखों लोगों को हिंसा का शिकार होना पड़ा। विभीषिका और हिंसा के बीच संविधान निर्माण का काम हुआ, ठीक है। अब जो संविधान निर्माण कर रहे हैं उनके ऊपर प्रेशर है धर्म के नाम पर लड़ाई का भी, कि लोगों के बीच में, समाज में धर्म के नाम पर लड़ाई चल रही है, हिंसा चल रही है। लेकिन संविधान निर्माताओं के धैर्य की प्रशंसा करनी पड़ेगी, पर उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया, अपना संयम नहीं खोया, की प्रशंसा करनी पड़ेगी। उन्होंने न केवल अत्यधिक दबाव में एक संविधान बनाया, बल्कि विभाजन के कारण हुई अकल्पनीय हिंसा से ही सही सबक लिया। उन्होंने इससे सबक भी लिया कि आने वाले टाइम पे क्या हो सकता है। भारत के संविधान में नागरिकता की एक नई अवधारणा प्रस्तुत की, जिसके अंतर्गत अल्पसंख्यक न केवल सुरक्षित होंगे बल्कि उनकी धार्मिक पहचान का नागरिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसमें अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर
भारत के संविधान निर्माताओं का नजरिया बदल दिया। ठीक है, जो ये घटना हुई इससे भारत के संविधान निर्माताओं ने सीखा और जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनकी रक्षा के लिए अत्यधिक कानून बनाए, जिसको अब मौलिक अधिकारों में भी आप देखेंगे। लेकिन संविधान सभा का गठन यह विवरण केवल सतही तौर पर ही हमें बताता है कि संविधान वास्तव में बना कैसे। ठीक है, यद्यपि हमारी संविधान सभा के सदस्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी कि सभी को वोट देने का अधिकार के आधार पर नहीं चुने गए, यानी कि सबने वोट नहीं दिया, सबने नहीं चुना संविधान सभा के लोगों को, पर उससे ज्यादा प्रतिनिधि परक बनाने पर गंभीर प्रयास किया गया। सभी धर्मों के सदस्य को ऊपरी बताई गई विधि से प्रतिनिधित्व दिया गया, यानी कि ऐसा ये दिखाया गया कि सारे धर्म के लोग, सभी विचारधाराओं के लोग इस संविधान सभा के अंदर शामिल हो सकें। ठीक है, इसके अतिरिक्त संविधान सभा में अनुसूचित जाति के 28 सदस्य थे, यानी कि एससी कम्युनिटी के 28 सदस्य थे। जहां तक राजनीतिक दलों का सवाल है, विभाजन के बाद संविधान सभा में कांग्रेस का वर्चस्व था। ठीक है, यानी कि कांग्रेस उस समय बड़ी पार्टी थी, तो कांग्रेस से जुड़े ही ज्यादातर नेता जो थे वो संविधान सभा पहुंचे थे और उससे 82% सीटें प्राप्त थी। तो कुल सीटों का 82% सीटें जो थी वो कांग्रेस के पास थी। लेकिन कांग्रेस स्वयं विविधताओं से भरी थी। लेकिन कांग्रेस जो थी एक अम्ब्रेला पार्टी थी, यानी एक छतरी है और उस छतरी के नीचे अलग अलग विचारधारा के लोग आ गए हैं। तो जो कांग्रेस का एक मंच था उसके अंदर खुद ही बहुत अलग अलग तरह के विचारधारा के लोग थे, से भरी हुई एक ऐसी पार्टी थी जिसमें लगभग सभी विचारधाराओं के लोग थे। ठीक है, सभी विचारधाराओं की नुमाइंदगी की जा रही थी, यानी अलग अलग देशों के अलग अलग विचारधाराओं के लोग उसमें शामिल थे। ठीक है, अब देखो ये बच्चे का प्रश्न है, यदि भारत की संविधान सभा देश के सभी लोगों के द्वारा निर्वाचित होती तो क्या होता? क्या उस संविधान सभा से भिन्न होती जो बनाई गई? हाँ, तो उस समय देखिए लोग जो थे हमारे शिक्षित नहीं थे, उनको डेमोक्रेसी के बारे में इतना पता नहीं था और वोटिंग क्या होती है उन्होंने पहले कभी इसके बारे में सुना भी नहीं था, समझा भी नहीं था। तो हो सकता है कि मामला कुछ और होता, भिन्न होता और अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व होता और बड़ी संख्या हो सकती थी हमारे संविधान निर्माताओं बनाने वाली कमेटी की। ठीक है, संविधान सभा की बड़ी संख्या हो सकती थी। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हम पढ़ेंगे कि संविधान सभा के कामकाज की शैली। तो संविधान सभा जो बनाई गई उसके कामकाज की क्या शैली थी? तो संविधान सभा की सत्ता केवल इस बात पर नहीं टिकी थी कि वह मोटे तौर पर, हालांकि पूरी तरह नहीं, सबका प्रतिनिधित्व कर रही है। ठीक है, ये तो कहना बहुत मतलब सही नहीं होगा कि वो सबका प्रतिनिधित्व कर रही थी, पर संविधान बनाने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया और सदस्यों के विचार विमर्श से जड़ में छुपे मूल्यों से में ही संविधान सभा की लोकप्रिय सत्ता का आधार था। जहां प्रतिनिधित्व का दावा करने वाली किसी सभा के लिए वांछनीय है कि उसे समाज के विभिन्न वर्ग सहभागी हों, वहीं यह भी महत्वपूर्ण है कि केवल अपनी पहचान या समुदाय की पहचान का प्रतिनिधित्व न करें। यानी कि जो लोग चुन के गए संविधान सभा में वो सिर्फ अपना ही पहचान वो ना करें कि भाई मेरी ही पहचान, मेरी अपनी बात ना करें। ठीक है, अपने समुदाय की बात ना करें, केवल अपनी जाति की बात ना करें और जहां से वो आ रहे हैं, जिस क्षेत्र से आ रहे हैं, केवल उसकी बात ना करके मतलब एक भारत, अखंड भारत की बात करें, यानी पूरे भारत की बात करें और पूरे भारत से भारत की चीजों को वो दिखाने की कोशिश करें कि भाई भारत के हित में जो हो, लोगों के हित में जो हो उसकी बात करें। संविधान सभा के सदस्यों ने पूरे देश के हित को ध्यान में रखकर विचार विमर्श किया। ठीक है, तो वही जो मैं अभी समझा रहा था आपको कि सबने पूरे देश के हित को ध्यान में रखा। सदस्यों में प्राय मतभेद हो जाते थे, यानी कि सदस्यों के बीच में आपस में मतभेद, वैचारिक मतभेद थे, लेकिन सदस्यों द्वारा अपने हितों को आधार न बनाकर शायद यह कोई मतभेद हुआ होगा। तो कभी भी किसी अपने हित को लेकर, अपने इंटरेस्ट को लेकर कभी कोई उनके बीच में मतभेद नहीं था। मतभेद था प्रावधानों को लेकर। ठीक है, कि किस तरह के प्रावधान जो है वो होने चाहिए और किस तरह से संविधान के अंदर चीजों को लिखा जाए। ये मतभेद वास्तव में वैध और सैद्धांतिक आधार पे थे। ठीक है, सारे लीगल और
सिद्धांत थ्योरिटिकल थे, सिद्धांतिक थे। हालांकि संविधान सभा अनेक मतभेद थे, भारत में शासन प्रणाली केंद्रीकृत होनी चाहिए या विकेंद्रीकृत। ठीक है, यानी कि वो लोग सोचते थे कि भाई संविधान, कुछ लोग सोचते थे कि केंद्रीकृत शासन प्रणाली होनी चाहिए जैसे अमेरिका में होता है, और विकेंद्रीकृत होना चाहिए जैसे कि ब्रिटेन वगैरह बाकी जगह पर होता है कि अब हमसे बांट सकते हैं। ठीक है, यानी पावर को अलग अलग लोगों के बीच में बांटा जाना चाहिए। राज्यों के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए, यानी आपस में राज्यों के बीच में कैसा संबंध हो। न्यायपालिका की शक्तियां कितनी और क्या क्या होनी चाहिए, न्यायपालिका की क्या शक्तियां होनी चाहिए। क्या संविधान को संपत्ति रखने का अधिकार की रक्षा करनी चाहिए, क्या संविधान को यह सोचना चाहिए कि वो संपत्ति के अधिकार की रक्षा करे। लगभग उन सभी विषयों की पर गहराई से चर्चा करते हुए जो आधुनिक राज्य की बुनियाद है। संविधान का केवल एक ही प्रावधान ऐसा है जो लगभग बिना विवाद के पास हो गया। तो हर बात पे संविधान में वाद विवाद हुआ, लंबी चर्चा चली। यह प्रावधान था, यानी कि सब पे एक एक लंबी लंबी चर्चाएं चली, लेकिन एक प्रावधान ऐसा भी था जो बिना चर्चा के ही पास हो गया, उस पर किसी का कोई आपत्ति नहीं थी। वो था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का, जिसका अर्थ है कि धर्म, जाति, शिक्षा, लिंग, आय के आधार पर बिना भेदभाव के, ठीक है, भेदभाव के बिना सभी नागरिकों को एक निश्चित आयु प्राप्त करने पर वोट देने का अधिकार होगा। यानी कि भारत के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार की बात, कि जब वो 21 साल, जब संविधान बना था तो 21 साल की उम्र थी, तो जो भी 21 साल का होगा उसको वोट देने की स्वतंत्रता दी जाएगी। ठीक है, तो ये बिना किसी वाद विवाद के पास हो गया। ठीक है, सदस्यों ने इस पर वाद विवाद की आवश्यक नहीं माना कि किसे वोट देने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन इसके अतिरिक्त प्रत्येक विषय पर, इसके अलावा हर विषय पर गंभीर विचार विमर्श और वाद विवाद हुए। जैसे मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में भी बताया कि संविधान, जब लोग ये चर्चा कर रहे थे, जब ये लोग चर्चा करते थे संविधान सभा में, तो वो अखबारों में छपता था, लोग उसके बारे में बात करते थे, आर्टिकल लिखते थे और अपने नेताओं को चिट्ठी लिख के भी बात बताते थे कि इस तरह की चीजें होनी चाहिए। तो एक तरह से पूरा देश ही चर्चा के अंदर शामिल था। ठीक है, इस सभा में लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति निष्ठा को और बढ़िया और व्यवहारिक रूप से नहीं हो सकता था। ठीक है, इस तरह से, जिस तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों की निष्ठा बढ़ाया गया और भी चीजें बढ़ाई गई जो कि विचार विमर्श से आई। ठीक है, संविधान सभा को असली ताकत इस बात से मिल रही थी कि सार्वजनिक हित का काम कर रही है। तो संविधान सभा की जो ताकत थी वो ये थी कि ये सार्वजनिक हित, यानी सभी के हित के लिए काम कर रही है। तो इसके सदस्यों ने चर्चा और तर्कपूर्ण बहस पर काफी जोर दिया। तो काफी तर्कपूर्ण बहस की गई और काफी लोग मेहनत किया करते थे। तो संविधान सभा के लोग थे, संविधान सभा के सदस्यों ने बहुत ज्यादा मेहनत की। फिर उसके बाद वो लोग तर्क वितर्क किया करते थे, अपनी बातों को रखा करते थे, महत्वपूर्ण संशोधन करवाया करते थे। ठीक है, उसके बाद उसको संविधान के अंदर जगह दी जाती थी। उन्होंने सिर्फ अपने हित की बात नहीं की, बल्कि अपनी सोच, अपने फैसले से पक्ष के अन्य सदस्यों और सैद्धांतिक कारण दिए। अपनी सोच को के दूसरे पक्ष से तर्कपूर्ण संवाद, स्वार्थ और संकीर्णता से ऊपर उठकर देता है। संविधान सभा में हुई चर्चा से छोटे मोटे प्रखंडों में प्रकाशित हुई। तो एक मतलब मोटे मोटे प्रखंडों में आप देखेंगे ना, संविधान सभा की मोटे मोटे प्रखंडों में चीजें मिल रही हैं, मतलब कि लिखी गई किस तरह से लोग आपस में वाद विवाद हो रहा है। ठीक है, और ये काफी लंबा एक खंड है। ठीक है, बहुत बड़ा एक खंड है जिसके अंदर पूरी सीरीज है कि किस तरह से संविधान सभा में चर्चा चल रही है, कौन क्या कह रहा है, किस मुद्दे पर किसका क्या मानना है, किस तरह से बातें रखी जा रही हैं, किस तरह से संशोधन पेश किए जा रहे हैं। ठीक है, इन सबको लेकर एक पूरी तरीके से प्रकाशित किया गया। एक बहुत लंबी पुस्तकें हैं, बहुत एक लंबी श्रृंखला है पुस्तकों की। हर अनुच्छेद को लेकर जैसे विस्तृत बारीकी से बातचीत हुई, बिल्कुल बारीकी तौर पर भी बातचीत की जा रही थी। वह सार्वजनिक विवेक की भावना को प्रमाणिक ढंग से सामने लाती है। यह बहस भी फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति की तरह संविधान निर्माण के इतिहास में महत्वपूर्ण और यादगार अध्यायों में से एक है। यानी कि जिस प्रकार से हम याद करते हैं फ्रांसीसी क्रांति को, अमेरिकी क्रांति को दुनिया बदलने के लिए लेकर, अपने देश की किस्मत बदलने को लेकर, उसी तरह भारत का संविधान निर्माण भी
भारत के लिए एक बहुत बड़ी घटना है, एक इतिहास है, जिससे कि भारत के भविष्य को बदला। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है हमें पढ़ना है कि कार्यविधि, तो यानी कि संविधान कार्य कैसे कर रहा था। ठीक है, तो संविधान सभा के सामान्य कार्यविधि में सार्वजनिक विवेक में स्पष्ट दिखाई देता है कि विभिन्न मुद्दों के लिए संविधान सभा में कुल 8 कमेटियां बनी थी। मुख्य कमेटी के तौर पर 8 कमेटी थी। आमतौर पर जवाहरलाल नेहरू, जो कि उस समय के मौजूदा प्रधानमंत्री भी थे, नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे, सरदार पटेल जो कि उस समय के उप प्रधानमंत्री और साथ ही गृह मंत्री भी थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर जो कि उस समय के कानून मंत्री थे। इन कमेटियों की अध्यक्षता चेयरमैन करते थे। ये ऐसे लोग थे जिनके विचार हर बात पर एक दूसरे के समान नहीं थे। और मजे की बात है, इन लोगों के बीच आपस में किसी भी विचार को लेकर बातचीत अच्छी नहीं बनती थी। ठीक है, आपस में इनकी जो बातचीत थी वो सही नहीं थी और एक दूसरे के विचार जो थे आपस में टकराते थे। ठीक है, अंबेडकर तो कांग्रेस और गांधी के कड़े आलोचक थे। डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो कांग्रेस की बहुत बुराई करते थे और गांधी जी की तो और ज्यादा, और उन पर अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए पर्याप्त काम न करने का आरोप लगाते थे। और डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि गांधी जी ने और कांग्रेस ने अनुसूचित जाति यानी SC ST लोगों के लिए कोई काम नहीं किया। पटेल और नेहरू के बीच मुद्दे को लेकर एक दूसरे से असहमत थे। पटेल और नेहरू के बीच में जो था वो काफी असहमति थी, वैचारिक अंतर बहुत ज्यादा था। ठीक है, फिर भी सबने एक साथ मिलकर काम किया। ठीक है, सबको लोग पूरे पब्लिक डोमेन में सबको पता है कि नेहरू और पटेल की नहीं बनती, लेकिन फिर भी वो आपस में मिलकर देश हित में काम कर रहे हैं और सबने साथ मिलकर काम किया। सब आपस में वैचारिक रूप से मतभेद हैं, सबके विचार अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी देश के हित में सबने मिलकर काम किया। प्रत्येक कमेटी ने आमतौर पर संविधान के कुछ प्रावधानों के प्रारूप तैयार किए, जिसके बाद में संविधान सभा में पूरी चर्चा की गई। आमतौर पर यह प्रयास किया गया कि फैसले आम राय से हों। आम राय मतलब कॉमन सेंस, सबको मतलब सब जिस पर सहमत हो उसे आम राय कहते हैं। कोई भी प्रावधान किसी खास हित समूह के पक्ष में ना हो, और ये विशेष ध्यान रखा गया कि किसी के पक्ष में ऐसा कोई कानून ना बना दें, ऐसा कोई प्रावधान ना संविधान के अंदर आ जाए जिससे कि किसी एक खास समूह को ज्यादा फायदा हो। कई प्रावधानों पर निर्णय मत विभाजन करके भी लिए गए। तो कई बार तो मत विभाजन यानी कि वोटिंग के द्वारा भी निर्णय लिए गए, क्योंकि उस पर सब लोग सहमत नहीं हो पा रहे थे, तो इसीलिए उस पर वोट करवाया गया और ज्यादा लोग सहमत हुए तो उसको संविधान में जोड़ा गया। ऐसे अवसरों पर भी हर सरोकार का ध्यान रखा गया। हर तर्क और शंका का समाधान बहुत ही सावधानी से किया गया। लिखित रूप में उनका जवाब दिया गया। 2 वर्ष कुल टाइम लगा, 2 वर्ष 11 महीने। ठीक है, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन भी कहते हैं, तो मतलब इसने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन टोटल ये वाला टाइम रहता है कि 18 डेज ऑल्सो की अवधि में संविधान सभा की बैठकें 166 दिन तक चली। इसके सत्र अखबारों और आम लोगों में खुले हुए थे, यानी कि आम अखबारों में छपता था, आम लोग चर्चा करते थे इसके बारे में, तो सबके सामने पूरे पब्लिक डोमेन में था ये। ठीक है, तो अब देखिए जैसे कि ये राजेंद्र प्रसाद जी के कुछ शब्द हैं, इसको भी हम पढ़ते हैं। इस फोटो में आप देख रहे होंगे कि ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं और ये संविधान सभा के अध्यक्ष, ठीक है, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं और दूसरे जो हैं डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है, एक दूसरे का अभिवादन कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि एक दूसरे को हेलो कह रहे हैं। जैसा हमने महसूस किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के शब्द हम पढ़ रहे हैं, जो हमारे संविधान सभा के चेयरमैन है। ठीक है, तो एक वाद विवाद की बात, एक संविधान सभा में जो उन्होंने कहा उसको हम इसमें पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने महसूस किया, शायद ही किसी ने ऐसा किया हो कि प्रारूप समिति के सदस्य, विशेषकर सभापति डॉक्टर अंबेडकर ने अस्वस्थ होने के बावजूद कितने उत्साह और लगन से कार्य किया। डॉक्टर अंबेडकर को प्रारूप समिति में शामिल करने और इसके सभापति बनाने के निर्णय में बेहतर और कोई निर्णय नहीं हो सकता था। तो डॉक्टर अंबेडकर जो थे ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है, यानी संविधान लिखने का जो काम करना, जिसको करना था, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे।
तो उन्होंने न केवल अपने चयन को न्यायोचित सिद्ध किया, बल्कि उन्होंने ऐसा कार्य किया जो उसे गरिमा प्रदान की। इस संबंध में समिति के अन्य सदस्य परस्पर भेद करना पक्षपात होगा कि मैं जानता हूं कि उन सभी लोगों ने उतने ही उत्साह और लगन के साथ कार्य किया जितना कि उसके सभापति ने। वे सभी देश के कृतज्ञता के पात्र हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को उन्होंने ये बात कही कि जब संविधान बनके पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। तो डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी इंग्लिश में कहते हैं, जो संविधान लिखने का काम कर रही थी, प्रारूप बना रही थी उसका। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास संविधान राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत। ठीक है, तो जो संविधान है हमारा वो राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत ही है, राष्ट्रीय आंदोलन से निकला, इसीलिए लोग इसको मानते हैं। और हर व्यक्ति जो था, हर समाज का वर्ग जो था वो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ था, इसीलिए। और जो इसके नेता थे, संविधान सभा में जो लोग बैठे हुए थे वो सारे के सारे राष्ट्रीय आंदोलन से निकले हुए नेता ही थे। चलिए हम पढ़ते हैं इसे। तो राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत। लेकिन कोई भी संविधान केवल अपनी संविधान सभा के बूते ही नहीं बनता। भारत के संविधान सभा इतनी विविधतापूर्ण थी कि वह ढंग से काम नहीं कर सकती थी। ठीक है, इतने अलग अलग विचार के लोग थे कि संविधान सभा जो है वो सामान्य ढंग से काम नहीं कर सकती थी यदि इसके पीछे उन सिद्धांतों पर आम सहमति न होती जिन्हें संविधान में रखा जाना था। ठीक है, कि भाई जिस चीज को लेकर वो सारे के सारे एक मत थे, अगर वे चीज नहीं होती, वे सिद्धांत नहीं होते तो इन पर अमल लाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि सारे लोग अपनी अपनी विचारधारा को लेकर घूम रहे थे। इन सिद्धांतों पर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सहमति बनी। ठीक है, जो इन सिद्धांतों को लेकर बाकी लोग थे, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसी बातों को लेकर, तो सबके बीच में सहमति बनी। तो एक तरह से संविधान सभा केवल उन सिद्धांतों को मूर्त रूप देने का आकार दे रही थी जो राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत से प्राप्त किए थे। संविधान लागू होने के कई दशक पूर्व से ही राष्ट्रीय आंदोलन उन प्रश्नों पर चर्चा हुई थी जो संविधान बनाने के लिए प्रासंगिक थे। मतलब जब भारत के आंदोलन चल रहे हैं और साथ साथ ये भी चर्चा चल रही है कि आजादी के बाद भारत का स्वरूप क्या होगा, क्योंकि अंग्रेजों ने ये चैलेंज दिया था कि आप हमारे जाने के बाद अब अपना शासन नहीं चला पाओगे। तो नेताओं के सामने, उस तत्कालीन नेताओं के सामने, हमारे नेताओं के सामने ये समस्या थी कि हम किस प्रकार से अपने देश को चलाएंगे। ठीक है, हमारा देश किस तरह का होगा, और अगर संविधान बनाने की बात आती है तो किस तरह से संविधान हम बनाएंगे। तो साथ के साथ वो आंदोलन भी कर रहे हैं, अंग्रेजों से लाठियां भी खा रहे हैं, अंग्रेजों के खिलाफ अलग अलग तरह की मूवमेंट चला रहे हैं, आंदोलन चला रहे हैं अपने स्तर पे। और साथ ही वो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हम एक सिद्धांत का निर्माण कर पाए जिससे कि हम एक संविधान के निर्माण तक पहुंच पाए। ठीक है, तो वो लोग साथ में चर्चा कर रहे हैं कि संविधान बनाने के लिए कि किस तरह से हम संविधान बना सकते हैं। जैसे भारत सरकार के स्वरूप की संरचना, बोल रहे हैं कि अगर हमें आजादी मिलती है तो हम किस तरह से भारत सरकार की संरचना करनी होनी चाहिए, हमें किन मूल्यों का समर्थन करना चाहिए, किस तरह के मूल्य जो है होने चाहिए समाज के लिए। ठीक, किस तरह की वैल्यूज होनी चाहिए समाज में, किन असमानताओं को दूर किया जाना चाहिए, किस तरह की असमानताओं को हमें दूर करने की जरूरत है। उन बहसों को प्राप्त निष्कर्ष से ही संविधान का अंतिम रूप प्रदान किया गया। ठीक है, इन सब बहस जो थी इसको व्यापक रूप से संविधान सभा के अंदर ले जाया गया। तो राष्ट्रीय आंदोलन के जिस सिद्धांत को संविधान सभा में लाया गया उसका सर्वोत्तम सारांश नेहरू द्वारा 1946 में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में प्रस्तुत किया था उद्देश्य प्रस्ताव में मिलता है। ये ध्यान रखना कि उद्देश्य प्रस्ताव 1946 में और जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस पर सवाल बनता है। इस प्रस्ताव में संविधान सभा के उद्देश्यों को परिभाषित किया गया था। तो इस संविधान में, ठीक है, इस प्रस्ताव में ये बताया गया कि आखिर हम करने क्या जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। ठीक है, हमें उद्देश्य क्या है, तो उन सारी चीजों बातों को इसमें शामिल किया गया। इस प्रस्ताव में संविधान की सभी आकांक्षाओं, मूल्यों को समाहित किया गया था।
इसके पिछले भाग में जिन संविधान के मौलिक प्रावधान किया गया था वह वास्तव में उद्देश्य प्रस्ताव में समाहित मूल्यों से प्रेरित और उसका सारांश है। ठीक है, यानी कि किस तरीके से संविधान जो है, संविधान सभा काम करेगी, किस तरह से चीजों को करना है, वो सारा उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर सम्मिलित था। उसका सारांश है, इस प्रस्ताव के आधार पर संविधान में समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता और एक सार्वजनीय पहचान जैसे बुनियादी प्रतिबद्धताओं को संस्थागत रूप दिया गया। तो उद्देश्य प्रस्ताव में जवाहरलाल नेहरू जी ने सबको ये बताया कि हम आखिर करने क्या वाले हैं। ठीक है, मतलब हम संविधान किस तरह से बनाने वाले हैं, संविधान जो है वो किस तरह से बनेगा, किस तरह से संविधान सभा चलेगी। ठीक है, और हमारे जो कुछ बुनियादी सिद्धांत हैं वो कुछ इस तरह से हैं, समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता वाली चीजों को हम किस तरीके से हैंडल करेंगे और किस तरीके से संविधान के अंदर उसकी बात करेंगे, सरकार किस तरह से बनानी है, चीजें को सब एलिब्रेट किया, लोगों को समझाया कि हम आखिर किस लिए इकट्ठा हुए हैं। अंततः हमारा संविधान केवल नियमों और प्रक्रियाओं की भूल भुलैया नहीं, बल्कि एक ऐसी सरकार बनाने की नैतिकता प्रतिबद्धता है जो राष्ट्रीय आंदोलन में लोगों को दिए गए आश्वासनों को पूरा करेगी। यानी कि उन्होंने बताया कि जो हमने वादे किए हैं लोगों से आंदोलन के दौरान, ठीक है, उसको पूरा करने का एक तरीका होगा संविधान। ठीक है, तो ये जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा को बताया। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है संस्थागत व्यवस्थाएं। तो अब हमने संस्थागत रूप से व्यवस्थाओं को किस तरह से बनाया। ठीक है, तो ये है कि संविधान को प्रभावी बनाने का तीसरा कारक है कि सरकार की सभी संस्थाओं को संतुलित ढंग से व्यवस्थित किया जाए। यानी कि सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं उसको सही से संतुलित में लाया जाए। सरकार की जो संस्थाएं हैं, सरकार की जितनी भी सभी संस्थाएं हैं उसको संतुलित व्यवस्थित किया जाए, क्योंकि आजादी के टाइम पर जब आंदोलन कर रहे थे और उससे पहले भी जो संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं थी, वो शोषण की संस्थाएं थी, वो लोगों का शोषण किया करती थी। तो इसलिए उसमें लोगों का विश्वास जो था वो बहुत कम था। मूलभूत सिद्धांत यह रखा गया कि सरकार जो है वो लोकतांत्रिक रहे, सरकार जो है लोकतंत्र रहे और जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो। सरकार किसके लिए प्रतिबद्ध होनी चाहिए? जन कल्याण के लिए, यानी जनता के कल्याण के लिए। विधायिका संतुलन स्थापित करने के लिए बहुत विचार मंथन किया। तो संविधान सभा ने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में एक संतुलन बना रहे, बैलेंस बना रहे, इसके लिए बहुत विचार और मंथन किया। संविधान सभा के सदस्य शासन व्यवस्था और संघात्मक का मतलब होता है कि एक देश है और इसके अंदर अलग अलग तरह के राज्य हैं, कई सारे। ठीक है, जैसे कि भारत एक देश है और 28 राज्य हमारे। ठीक है, तो एक संघ, एक ग्रुप, उसको हम संघ कहेंगे। तो संविधान सभा ने संसदीय व्यवस्था के अंदर क्या होती है कि संसद जो है वो सुप्रीम होती है, सर्वोच्च होती है, और संसद द्वारा ही सारे निर्णय लिए जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं संसदीय व्यवस्था। ठीक है, संघात्मक का मतलब मैंने आपको बता दिया कि ग्रुप। ठीक है, तो एक बड़ा देश है और उसके कई सारे ग्रुप में कई सारे राज्य हैं। चलिए इसे हम आगे देखते हैं। तो उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में कुछ कहा गया है। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि जो उस समय रखा गया कि भाई किस तरह से चीजें जो हैं वो चलेंगी। ठीक है, तो इसको आप इसे पढ़ सकते हैं। चलिए यहाँ बोलते हैं। हाँ, व्यवस्था को स्वीकार किया जो एक और विधायिका और कार्यपालिका, दूसरी और केंद्र सरकार और राज्यों के बीच में शक्तियों का वितरण करती। तो संविधान सभा ने एक बहुत ही बैलेंस तरीके से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनके बीच में शक्ति का बंटवारा किया। शासकीय संस्थाओं में सर्वाधिक संतुलित व्यवस्था स्थापित करने में हमारे संविधान निर्माताओं ने दूसरे देशों में प्रयुक्त अनुभवों से कुछ सीखने में कोई संकोच नहीं किया। अब हमारे पास दूसरे देशों के संविधान थे, तो हमारे संविधान निर्माता भी काफी ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे। उन्होंने दूसरे देशों में घूमने भी गए, वहां पे देखा भी लोगों को कि किस तरह से संविधान चला रहे हो, और वहां के संविधान का अध्ययन भी किया। ठीक है, और फिर उसके बाद हमें लगा कि ये व्यवस्था अच्छी है और ये व्यवस्था जो है हमारे देश में भी होनी चाहिए। फिर उसके बाद उसको हमने ग्रहण किया
और अपने तरीके से बना के ग्रहण किया, ऐसा नहीं कि एज इट इज हमने कॉपी पेस्ट कर लिया। इसी प्रकार हमारे संविधान निर्माताओं ने अन्य संवैधानिक परंपराओं से कुछ ग्रहण करने से भी कोई परहेज नहीं किया। यह उनके व्यापक ज्ञान का प्रमाण है। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि उनका व्यापक ज्ञान यानी कि बड़ा स्तर का ज्ञान का प्रमाण पता चलता है, जिससे उन्होंने कभी भी किसी ऐसे बौद्धिक तर्क और ऐतिहासिक उदाहरण की अनदेखी नहीं की जिससे कि उनके कार्य को संपन्न करने की जरूरत था। ठीक है, जैसे कि उन्हें कार्य संपन्न करने की जरूरत था। अतः उन्होंने विभिन्न देशों के अनेक प्रावधानों को लिया और अलग अलग देशों के अलग अलग प्रावधानों को उन्होंने देखा और फिर उसको अपने साथ आत्मसात किया और उन्हें संविधान के अंदर लेके आए। उन पर उन्होंने विचार को लेना कोई नकलची मानसिकता का परिमाण नहीं था, बल्कि यह बिल्कुल ही अलग थी। ये नकल वकल करने की बात नहीं थी, वो काफी सावधानी से देखकर समझकर उन बातों को संविधान में लाया गया था। संविधान के प्रत्येक प्रावधान को इस आधार पर उचित सिद्ध करना कि वह भारत की समस्याओं और आशाओं के अनुरूप है। भारत का सौभाग्य ही था कि हमारी संविधान सभा ने संकुचित दृष्टि को छोड़कर संपूर्ण विश्व से सर्वोत्तम चीजों को ग्रहण किया। यानी कि इसलिए नहीं कि हम अपना खुद बनाएंगे, देखा कि अगर विश्व में कोई अच्छी व्यवस्था भी है भी तो उस व्यवस्था को भी हमने अपनाने की कोशिश की, उन्होंने अपना बनाया। ठीक है, अगर कोई बाहर विदेश में कोई अच्छी चीज हो रही है, किसी भी देश के संविधान में कोई अच्छी बात है तो उसको हम ग्रहण कर रहे थे, अपने संविधान में ला रहे थे। तो अभी हम आगे देखेंगे कि क्या क्या चीजें थी। तो ये डॉक्टर अंबेडकर ने कुछ कहा है भारतीय संविधान सभा के अंदर। तो ये संविधान सभा है देखिए उस समय की जो इस तरह से चल रही थी। ठीक है, लकड़ी की कुर्सियां होती थी, मेज हुआ करते थे, तो इस तरह से चीजें थी। ठीक है, हम पूछना चाहेंगे कि विश्व इतिहास के पड़ाव पर बनाए गए संविधान में कुछ नया हो सकता है। आज इस समय अपने संविधान में यदि कुछ नया हो सकता है तो वह यह है कि इसमें कुछ ऐसे परिवर्तन किए जाएं जो कमियों को दूर करें, उसे देश की आवश्यकताओं के अनुरूप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बात जो थी डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कही। ठीक है, कि हम कुछ विश्व इतिहास जैसा बना सकते हैं। तो ये अलग अलग देशों से कुछ प्रावधान लिए गए, ये आपको याद करना है, ये आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया कि जो सबसे ज्यादा वोट लाएगा, ठीक है, उसको जीता माना जाएगा। सार्वधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला। सरकार का संसदीय स्वरूप यानी कि संसद की सर्वोच्चता, संसद ही कानून बनाएगी। कानून के शासन का विचार यानी कि रूल ऑफ लॉ, शासन कौन करेगा? कानून करेगा, और कानून सबके लिए बराबर है। विधायिका के अध्यक्ष का पद और उसकी भूमिका। तो विधायिका में अध्यक्ष किस तरह से बनाए जाएंगे और उसके अध्यक्ष की भूमिका क्या होगी, यानी स्पीकर की बात की गई। कानून निर्माण की विधि, तो जो भारत में, जो ब्रिटेन में कानून निर्माण की विधि है, कुछ वैसा ही कानून निर्माण की विधि जो है भारत के अंदर भी है। उसके बाद साथ में ही है एक आयरलैंड, ब्रिटेन के बगल का देश, आयरलैंड का संविधान, जहां से हमने नीति निर्देशक तत्व लिया। ठीक है, यानी राज्य को क्या क्या करना चाहिए, ठीक है, क्या क्या देश के अंदर होना चाहिए। अगला है फ्रांस का संविधान। तो फ्रांस के संविधान से हमने क्या क्या लिया? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत, ठीक है, जो कि फ्रांस की क्रांति से निकल कर आया। ठीक है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फेडरनिटी, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा यानी बंधुत्व। ठीक है, चलिए आगे है अमेरिका का संविधान। तो अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? तो वह मौलिक अधिकार। तो जैसे अमेरिका के पास मौलिक अधिकार है, हमने वैसा कॉपी पेस्ट नहीं किया है, हमने अपने तरीके से उसको मॉडिफाई करके उसके अंदर कुछ चीजें जोड़ के हमने अपने तरीके से इसको अपनाया है। न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी कि कोई भी ऐसा कार्य जो संविधान के विरुद्ध हो और वो सरकार द्वारा किया जा रहा हो या फिर कोई भी कर रहा हो, तो न्यायपालिका उस पर रोक लगा सकती है। ठीक है, कोई भी कानून ऐसा जो कि संविधान के विरुद्ध हो, संविधान की मूल आत्मा के विरुद्ध हो, बेसिक स्ट्रक्चर के विरुद्ध हो, उस पर संविधान के अनुसार न्यायपालिका यानी सर्वोच्च न्यायालय रोक लगा सकती है। ठीक है, उसे निल यानी कि गैर संवैधानिक घोषित कर सकती है। फिर कनाडा का सिद्धांत है। तो कनाडा के सिद्धांत से हमने एक अर्ध संघात्मक सरकार का रूप, यानी कि केंद्र जो है वो शक्तिशाली होगा और राज्य के पास थोड़ी कम शक्तियां होंगी।
ठीक है, कुछ इस तरीके से विशेष ढांचा बनाया गया कि केंद्र जो है हर मामले में ज्यादा अत्यधिक शक्तिशाली होगा और जो राज्य हैं वो उसके अधीन होंगे। ठीक है, और अविशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, यानी कुछ ऐसी शक्तियां जो कि अविशिष्ट हों, यानी कि जो अभी आई नहीं है सामने और समय पढ़ने पर आ सकती है। ठीक है, चलिए तो अभी हम इसका निष्कर्ष पढ़ेंगे कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है। ठीक है, इसके बाद ही हमारा चैप्टर हो जाएगा एंड। तो संविधान सभा निर्माताओं की बुद्धिमत्ता और दूरदृष्टि का परिणाम है कि वे देश को एक ऐसा संविधान दे सके जिसमें जनता और मान्य आधारभूत मूल्यों, सर्वोच्च आकांक्षाओं को दिखाया गया था। यही कारण है कि जिसकी वजह से इतनी जटिलता से संविधान न केवल अस्तित्व में है बल्कि एक जीवंत सच्चाई भी है, जबकि दुनिया के अनेक संविधान कागजी पोथे में ही दबकर रह गए। तो भारत का संविधान क्या है? एक जीवंत संविधान है जो कि जिंदा है। ठीक है, जिसके अंदर की जनता के आकांक्षाओं को, जनता की आधारभूत मूल्यों को शामिल किया गया। भारत का संविधान एक विलक्षण दस्तावेज है, यानी कि बहुत अलग दस्तावेज है, बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट दस्तावेज है, जैसा दस्तावेज देखने को नहीं मिलता, जो अनेक देशों, खास तौर से दक्षिण अफ्रीका के लिए एक प्रतिमान हो गया। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका ने जब अपना संविधान बनाया तो उसका एक मॉडल था भारत का संविधान। ठीक है, उसके लिए एक मॉडल भारत का संविधान था। 3 वर्षों तक संविधान बनाने की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य यह रहा कि एक ऐसा संतुलित संविधान कैसा? संतुलित, बैलेंस्ड बनाया जाए जिससे संविधान द्वारा निर्मित संस्थाएं अस्त व्यस्त या कामचलाऊ व्यवस्थाएं मात्र न हो, बल्कि लोगों की आकांक्षाओं को एक लंबे समय तक संजोए रखे। ठीक है, तो एक ऐसा ना हो कि बस व्यवस्था चल रही है, व्यवस्था को बनाया हमने, एक व्यवस्था बना दी, सिस्टम बना दिया जिसके अंदर लोग गवर्न हो रहे हैं, लोग सुबह उठ रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, फिर वापस आ जा रहे हैं। तो इस तरह से नहीं, ताकि लोग जो है अपनी पूरी तरीके की लाइफ एंजॉय कर पाए, अपनी डिग्निटी को एंजॉय कर पाए, एक गरिमापूर्ण जीवन जी पाए, एक अच्छा जीवन जी पाए, इसकी व्यवस्था संविधान करता है। ठीक है, और साथ में संविधान सामाजिक न्याय की बात करता है, कल्याणकारी राज्य की बात करता है। तो इससे वो सारे लोग जिनके पास आर्थिक बाधाएं हैं, ठीक है, जिनके पास जीवन का संकट है, खाद्य संकट है, उसके लिए भी सरकार को ये जिम्मेदारी देता है कि सरकार इसका लिए न्याय की व्यवस्था करेगी, सामाजिक न्याय की व्यवस्था करेगी, इसके जीवन के अधिकार की सुरक्षा करेगी सरकार। ठीक है, इस तरह की बात संविधान करता है। तो आप पुस्तक के शेष भाग में इन व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे हम अभी और पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि आप है कि पूरी बुक है अभी, तो इसको हम आगे पढ़ेंगे और अच्छी तरीके। ठीक है, तो चलिए चैप्टर जो था वो हमारा खत्म हो गया। अगर आप चाहते हैं कि प्रश्न भी कराएं तो फिर आप बताइएगा।